एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस एंड जितने भी 11th पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आई एम सिमरन सहानी एंड मैं आपको क्लास 11th का फुल सिलेबस पढ़ाने वाली हूँ। दैट मीन्स पॉलिटिकल, इको, ज्योग्राफी, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट आई विल टीच ऑन माई चैनल। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, यू कैन गो एंड स्टडी। प्लस अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, लाइक पॉलिटिकल, इको, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, नोट्स, 1 मार्क क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, तो उसके लिए मेरी आईडी लिंक गिवन है, इंस्टाग्राम आईडी लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से जाके आप नोट्स एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो वहां पे नोट्स का आपको लिंक मिल जाएगा, यू कैन गो एंड टेक डाउन द नोट्स फ्रॉम देयर। बहुत अच्छे नोट्स है, स्टूडेंट लैंग्वेज के, 1 मार्क का क्वेश्चन भी, एमसीक्यू की भी है, तो यू कैन गो एंड एक्सेस। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। तो बेसिकली आप अभी अभी क्लास 11 में आए हो, 10 तक हम सिविक्स पढ़ते थे, है ना। अभी उसी का हमारा आप कह सकते हो एक बिगर पोर्शन आ गया है। अब हम और डिटेल में, अब सिविक्स नहीं बोलेंगे हम, अब हम बोलेंगे पॉलिटिकल साइंस एंड वी विल स्टडी अबाउट आवर पॉलिटिक्स इन डिटेल। तो जब भी पॉलिटिक्स की बात आती है ना, एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ अ बुक, ठीक है। सिर्फ इंडिया में नहीं, हर कंट्री की अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन होती है। कई एनफोर्स कर पाते हैं और कई सिर्फ ऑन पेपर्स रहती हैं, ठीक है। तो ये एक बुक होती है जिसमें फंडामेंटल लॉज होते हैं। अब फंडामेंटल लॉज, फंडामेंटल राइट्स, आपको पता है ना, हमारे पास इतने सारे फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है, इसका बेसिक फीचर देखो ये है दैट इसके अंदर कुछ रूल्स लिखे हैं जो वी एज अ कंट्री हमें फॉलो करने हैं। चाहे वो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई नॉर्मल सिटीजन हो, कोई भी हो, हर एक को वो जो रूल्स है उनको फॉलो करना होगा। तभी उसको हम क्या कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन को अगर सिंपल वे में आपको डिफाइन करना हो, इट इज अ बुक इन विच फंडामेंटल राइट्स आर रिटन। अब कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ये आप देख लो, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब स्टार्ट करते हैं हम, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, बुक में ही नहीं लिखा है, बट गिविंग यू अ नॉलेज, ठीक है। अब की बार आपको पता है कि एग्जाम में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो इन डेप्थ स्टडी हमें करनी है। तो व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर एक लाइन में आपको किसी को बताना हो, आपकी क्लास में मैम पूछे, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिस ऑफ फंडामेंटल लॉज ऑफ अ स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो चीज़ है, वो बुक है जिसमें फंडामेंटल लॉज लिखे हैं हमारी स्टेट के, जिसको हर एक को अबाइड करना होगा, ठीक है। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको जनरली पता होना चाहिए, ठीक है। बुक में नहीं मिलेगा, बुक में व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक से स्टार्ट हो रहा है, बट एक ओवरव्यू जो होता है चैप्टर का, इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको आ सकता है। तो देयर आर बेसिकली 4 टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड और फ्लेक्सिबल। तो रिटन तो समझ में आ गया, जो रिटन है, लिखी हुई है। अनरिटन मतलब जो लिखी हुई नहीं है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होती है जिसमें तुम चेंज नहीं कर सकते हो, चेंजेस लाना बहुत मुश्किल है। और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाने के लिए एक वर्ड होता है अमेंडमेंट। देखो, अब 50 साल पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई है, समय के साथ साथ चीज़ों के अंदर चेंज लाना जरूरी हो। जैसे तुम अपने दादा दादी को कहते हो कि नाना नानी को, अपनी सोच बदलो यार, पुराने जमाने के हो गए हो आप, तो वैसे ही हम लोग अमेंडमेंट्स कर सकते हैं थ्रू अ गिवन प्रोसीजर। तो कुछ एरियाज है, कुछ स्टेट ऐसी हैं, कुछ कंट्री ऐसी, आई मीन टू से, जिनकी कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होती है, उनमें आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो। अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर इतना पेचीदा और इतना मुश्किल होता है दैट अमेंडमेंट या फिर चेंज हो ही नहीं पाते हैं। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो है जिसमें आप अमेंडमेंट्स कर सकते हो। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन है, इफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट आर इन अ रिटन फॉर्मेट, इट इज कॉल्ड अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन है, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। Unwritten constitution, if the constitution of a state are in unwritten form, it is called unwritten constitution, यानी कि written form में नहीं होती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, unwritten constitution। और कहाँ पे है, ब्रिटेन की constitution is the unwritten constitution, याद रखना। अब आती है rigid constitution की, if the constitution of a state cannot be amended easily। एक चीज़ और याद रखना, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकते हैं बट ईजिली नहीं हो सकते, समझे आप। हो सकते हैं बट वो इतना बड़ा प्रोसेस होता है, इधर से सेनेट से पूछो, इधर से पूछो, उधर से पूछो, इतना लंबा प्रोसेस होता है कि बहुत मुश्किल होता है अमेंडमेंट को करना, इसलिए उसको बोला जाता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। भाई ये तो बहुत कठोर है, इसमें चेंज लाना आसान बात नहीं है, वो हो गई रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। और लास्ट आती है हमारी फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, इफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट कैन बी अमेंडेड इजिली, इट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए। और ये बहुत बेसिक नॉलेज थी इस चैप्टर की जो आपको होनी चाहिए थी। तो एग्जाम में आपकी बात कॉम्पिटेंसी बेस्ड के हिसाब से आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कॉन्स्टिट्यूशन के 4 प्रकार, रिटन, अनरिटन, फ्लेक्सिबल, रिजिड। बस खत्म हो गया चैप्टर 1 स्टार्टिंग का।
और समझ में भी आ गया। अब देखते हैं व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो इतनी सुंदर सी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, इतनी इंफॉर्मेटिव, इतनी वैल्यूएबल, इसकी हमें क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है इसमें ना, देखो हमें अलग तरीके से बता रखा है। अब इसमें हमें ना एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस भी पता रखे, दैट कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में हमारे लिए करता क्या है। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन ये दो टाइप से आ सकता है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर व्हाट आर द बेसिक फीचर्स या फंक्शंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों में ही आपको ये 4 पॉइंट लिखने हैं, जिनको मैं आपको अभी डिटेल में पढ़ा रही हूँ। तो पहला फीचर, फंक्शन या फिर ज़रूरत क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। कोऑर्डिनेशन मतलब आपस में मिल बांट के रहना, मिलजुल कर रहना, एंड एक दूसरे की बातों को समझना। ठीक है, एंड साथ ही साथ अश्योरेंस मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमें अश्योर करता है दैट जो हम रह रहे हैं वी आर सेफ। अगर हमारे साथ कोई इनजस्टिस होगा तो हम जस्टिस सीख कर सकते हैं, एंड हमारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है। हम अश्योर्ड रहते हैं और कोऑर्डिनेट करके आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमें कैसे प्रोवाइड करता है ये कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस, और इसका डीप मीनिंग जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में आपको कह रखा है, आप इमेजिन करो ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल की जगह आप इमेजिन करो अपने स्कूल का क्लासरूम। आपके क्लासरूम में डिफरेंट रिलीजन्स के बच्चे हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है और कोई क्रिश्चियन है। ऐसे ही पूरे इंडिया में, हमारी कंट्री में डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं। ठीक है, कोई रिच होगा, कोई पुअर होगा, कोई मीडियम क्लास बच्चा होगा। वैसे ही हमारी कंट्री के अंदर भी रिच, पुअर, मीडियम क्लास में लोग डिवाइडेड होते हैं, और हर एक की अलग डिमांड होती है। रिचर क्लास की अलग डिमांड होती है, पुअर सेक्शन की अलग डिमांड होती है, एंड जो मीडियम क्लास होती है उनकी डिमांड्स अलग होती है। इसी तरीके से अलग अलग प्रोफेशन के, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, फार्मर, और अलग अलग हॉबीज के, और इवन ओल्ड एंड यंग जनरेशन के लोग, इतने सारे डाइवर्सिटी, इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ पीपल, इकट्ठे रहते हैं। तो भाई अब ऐसा क्या हो कि ये इतने सारे डाइवर्सिटी ऑफ लोग, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई अमीर, कोई गरीब, अलग अलग हॉबीज के, ऐसे आपके स्कूल में भी होता होगा, कैसे सब मिल बांट कर कोऑर्डिनेट करके इकट्ठे रहते हैं। तो आप कहते हो कि स्कूल में हमारे पास रूल्स होते हैं, हम उन रूल्स के मुताबिक इकट्ठे रहते हैं। जैसे कि स्कूल में हमारे कितने बेसिक रूल है कि सुबह 7 बजे स्कूल की एंट्री है तो गेट बंद हो जाएगा 7 बजे के बाद। टीचर क्लास में बैठी है तो आप शैतानी नहीं कर सकते हो, टीचर क्लास में बैठी है तो आप लास्ट बेंच पे बैठ के लंच नहीं खा सकते हो, जो खाते हो आप वो इल्लीगल है, नहीं करना चाहिए आपको, है ना। और जब मैम क्लास से बाहर जाएंगे तो आप वॉशरूम जा सकते हो, लंच ब्रेक है तब आप वॉशरूम जा सकते हो, बिना टीचर से पूछे आप क्लास से बाहर नहीं जा सकते हो, बिना मे आई कम इन मैम बोले आप क्लास के अंदर एंटर नहीं कर सकते हो। टीचर्स के लिए अलग रूल होते हैं, प्रिंसिपल्स के लिए अलग रूल होते हैं, तभी तो आपका स्कूल कोऑर्डिनेट होकर चलता है। तो वैसे ही इंडिया में भी, हमारी पूरी कंट्री में भी, या कोई और कंट्री भी मान लो, कोऑर्डिनेशन करवाने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, तो यस यू आर करेक्ट, अगर हमें कोऑर्डिनेशन करानी है तो हमारे पास होने चाहिए रूल्स। क्या चाहिए बेसिकली, इतने सारे डाइवर्सिटी ऑफ पीपल को इकट्ठा रहने के लिए क्या चाहिए होते हैं, रूल्स चाहिए होते हैं। तो वैसे ही जैसे आपकी स्कूल की डायरी में रूल्स लिखे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वैसे ही इंडिया के अंदर या किसी कंट्री के अंदर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस कराने के लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन होती है जिसमें लिखे होते हैं हमारे रूल्स। तो फर्स्ट फंक्शन क्या हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमम कोऑर्डिनेशन अमंग्स द मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। पहला फंक्शन क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट हमें कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स बना के देगी जिससे जो हमारी सोसाइटी के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट डाइवर्सिटी, डिफरेंट प्रोफेशन, डिफरेंट जनरेशन के जो लोग हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट होके, अश्योर्ड होके, मिल बांट के रह सकते हैं। तो फर्स्ट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सम बेसिक रूल्स दैट अलाउज मिनिमम कोऑर्डिनेशन। तो ये आपको याद रखना है। ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फीचर, ये देखो आप, और ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फंक्शन। फीचर क्या हुआ, इट अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस, और फंक्शन क्या हुआ, दैट ये हमें रूल्स बना के देती है, तभी हम कोऑर्डिनेट करके और अश्योर्ड होके अपनी कंट्री में रह पाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है स्पेसिफिकेशंस ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। अब जैसे कि आपके स्कूल में अलग अलग बॉडीज़ होती है, प्रीफेक्टोरियल बॉडी है, टीचर्स हैं, एचओडी है और प्रिंसिपल्स हैं, ये सब मिलके आपके स्कूल को चलाते हैं। ऐसे ही हमारी कंट्री में हमारे पास क्या होती है, गवर्नमेंट होती है, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और प्रेसिडेंट होते हैं जो मिलकर हमारे को गवर्न कर रहे हैं। तो इसी तरीके से भाई ये जो रूल्स है ये बनाएगा कौन, इनको फॉलो कौन करवाएगा, ये हम पढ़ने वाले हैं अपने सेकेंड पॉइंट में, स्पेसिफिकेशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग पावर। तो सेकेंड फीचर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमें ये भी बताना पड़ेगा दैट ये जो रूल्स हैं, जो रूल्स हमें चाहिए अपनी सोसाइटी में रहने के लिए, इन्हें कौन बनाने वाला है। अब अगर आप स्कूल की बात करो तो हर एक बच्चे के कितना अलग अलग रूल्स की डिमांड होगी, और वैसे ही कंट्री में भी, जैसे कि कोई कहेगा यार रूल एक्स लगाओ और कोई कहेगा कि रूल वाई लगाओ। अब इसको स्पेसिफाई कैसे करें, अब आप स्कूल का एग्जाम्पल ले लो, कोई बच्चा कहेगा सुबह 7 बजे स्कूल बुलाओ, कोई कहेगा नहीं भाई 12 बजे बुलाओ, मैं तो नाइट आउल हूँ, मैं तो रात को देर से सोता हूँ, कोई कहेगा सैटरडे संडे की छुट्टी होनी चाहिए, कोई कहेगा नहीं फ्राइडे सैटरडे
संडे की छुट्टी होनी चाहिए। अलग अलग बच्चे, अलग अलग डिमांड्स होगी सबकी, और ऐसे ही कंट्री के अंदर भी रूल्स के लिए हर एक की अलग अलग डिमांड होगी। तो हमें कोई एक अथॉरिटी तो चाहिए जो हमारे को रूल्स बना के देगा और उनको लागू करवाएगा। तो यही चीज़ होती है स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। अब हम बात करें मोनार्कियल गवर्नमेंट की। मोनार्की मतलब क्या होता है? आप अभी पॉलिटिकल साइंस बहुत पढ़ चुके हो, इतना तो पता होगा, जहाँ पे होता है किंग का रूल। तो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किंग रूल्स बनाते हैं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक में, ओल्ड सोवियत यूनियन। कई बच्चों ने तो इस कंट्री का नाम भी नहीं सुना होगा, सोवियत यूनियन। ये कौन सी कंट्री है? तो देखो, आज का जो रशिया है ना, वो पहले ज़माने में कोल्ड वॉर के टाइम पे, जो आप 12th क्लास में पहला चैप्टर पढ़ोगे, मतलब आप समझो 1990s से पहले सोवियत यूनियन होता था। रशिया था, उसके साथ में 14 और कंट्रीज़ थी, उनको मिला के सोवियत यूनियन बनता था। फिर वो टूट गया और रशिया और बाकी कंट्रीज़ बन गई। तो ये जो ओल्ड सोवियत यूनियन था, यहाँ पे वन पार्टी ने, यानी कि बस एक पार्टी, जैसे अभी हमारे यहाँ बीजेपी है, कांग्रेस है, डिफरेंट पार्टीज़ है, वहाँ पे सिर्फ एक पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। उसने जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप याद रखना, ठीक है। तो मोनार्कियल फॉर्म में किसने बना दी? किंग ने बना दी। ओल्ड सोवियत यूनियन में वन पार्टी ने बना दी। अब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। हम कहाँ रहते हैं? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रहते हैं ना, डेमोक्रेसी हमारे यहाँ। तो डेमोक्रेसी में कौन बनाता है कॉन्स्टिट्यूशन? कौन लिखता है रूल्स? वी द पीपल। हम बनाते हैं, हमारी जिम्मेदारी है रूल्स बनाने की। अब आप सोचो यार, वी द पीपल, तुम डायरेक्ट जाके रूल्स बनाते हो? जो इंडिया का हर साल बजट आता है, तुम डायरेक्टली जाके बनाते हो रूल्स? क्या तुमने खुद जाके बनाए, डायरेक्टली जाके बनाए? नो, हम लोग इनडायरेक्टली रूल्स बनाते हैं थ्रू आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जैसे कि आपने अभी जब इलेक्शन हुए थे तो प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट दिया था, बीजेपी को वोट दिया, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, और वो मिलके हमारे लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बना रहे हैं। ओके, तो डेमोक्रेसी के अंदर कौन बनाता है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रूल्स बनाते हैं। तो सेकंड फंक्शन क्या हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का? द सेकंड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू specify who has the power to make the decisions in a society. It decides how the government is constituted. तो यही चीज़ है, हमारी जो पार्लियामेंट है ना, वो हमारे लिए रूल्स बनाती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारी पार्लियामेंट हमारे लिए रूल्स बनाती है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी, उसमें लिखा भी हुआ है दैट पार्लियामेंट कैसे बनेगी। अब पार्लियामेंट कैसे बनती है? इलेक्शन होते हैं, आप वोट देते हो, फिर वो पार्टी में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और वो हमारे लिए रूल्स बनाते हैं। तो ये चीज़ भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मेंशन होती है दैट रूल्स कौन बनाएगा, रूल्स को फोर्स कौन करवाएगा, और जो रूल बनाने वाली बॉडी है, जैसे कि हमारी पार्लियामेंट जो है, वो कैसे इलेक्ट होगी। एवरीथिंग इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा दैट राजा सारे रूल बनाएगा। वन पार्टी गवर्नमेंट होगी तो बताएंगे वन पार्टी डोमिनेंस में जो ये वाली पार्टी है ये सारे रूल बनाएगी। अब हमारी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी पे चलती है, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है जो पार्लियामेंट है वो आपके लिए रूल्स बनाएगा। और पार्लियामेंट कैसे इलेक्ट होगी? थ्रू द इलेक्शन, जो हम आप 5 साल बाद देते हो, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। कौन बनाएगा हमारे लिए रूल्स और कैसे बनाएगा, दिस इज द सेकंड फीचर। ओके, तो आता है कि चलो हमारी वो बॉडी बन गई, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट बन गई जो हमारे लिए रूल्स बनाती है। अब अगर ऐसा हुआ कि ये जो गवर्नमेंट है ये मिसयूज करने लगे अपने पावर का, अनजस्ट लॉज बनाने लगे, तो हम क्या करेंगे? तो द थर्ड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने लिमिट्स लगाई हैं गवर्नमेंट की पावर पे, जिससे कि कोई भी गवर्नमेंट जो है अनजस्ट लॉज ना बना सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि कोई गवर्नमेंट आई है और वो अनजस्ट लॉज लगाने लगे, जैसे कि एक ही रिलीजन को फॉलो करना है, या फिर कि एक टाइप के क्लोथ्स को कह दे कि ये वाले कपड़े तुमने पहनने ही नहीं है, या फिर ये कह दे कि ये वाला गाना कोई भी नहीं सुन सकता, ये वाला गाना इस कम्युनिटी के लोग नहीं गा सकते, या फिर एक कास्ट को कह दिया कि ये दूसरे कास्ट को सर्व करने वाली है। जैसे कि पहले ज़माने में हमारे यहाँ पे अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती थी। अगर कोई गवर्नमेंट ऐसे कुछ रूल्स बनाने लगी कि ये कास्ट जो है ये इस कास्ट को सर्व करेगी, ये माइनॉरिटी है ये इसको सर्व करेगी, ऐसे अनजस्ट लॉज अगर कोई जो हमारी गवर्नमेंट है वो बनाने लगे, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करेंगे? तो उसके लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत साफ साफ हमें गिवन है फंडामेंटल राइट्स। जैसे कि अगर कोई गवर्नमेंट कह दे, सेंसरशिप लगा दे कि मेरे खिलाफ तो कोई बोल ही नहीं सकता, कोई मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, कोई मेरे खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता, तो उस सिचुएशन में क्या है? हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स हमारे पास राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इक्वालिटी है, कि अगर गवर्नमेंट कुछ अनजस्ट कर रही है तो हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तो हम सेंसरशिप नहीं है, हम अखबारों के थ्रू चीज़ की आवाज़ उठा सकते हैं, हमारे पास फ्रीडम है, कोई भी ऐसे उठा के हमारे को जेल में नहीं डाल सकता है, ठीक है। डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। कोई भी गवर्नमेंट आए, चाहे अभी जैसे कि अगर आप बात करो, अभी क्या है? बीजेपी, मोदी गवर्नमेंट की सरकार है, कल को कोई और आएगी, उससे पहले कोई और सरकार थी, कोई भी सरकार जो है इन फंडामेंटल राइट्स को नहीं छेड़ सकती। राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। राइट टू, ये कह सकते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। एंड दिस इज द बेस्ट लिमिटेशन, क्या कि फंडामेंटल राइट्स इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। हम प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, और हमारे साथ इक्वालिटी, अगर कोई कास्ट बेसिस करने लगे तो हमारे पास राइट
टू इक्वालिटी है, दैट सारी कास्ट क्या है, इक्वल है। और सेकंड क्या है, हमारे पास जुडिशरी है। अगर गवर्नमेंट कुछ अनजस्ट करती है, गवर्नमेंट कहाँ आती है, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव सेक्शन, अगर कुछ अनजस्ट करता है तो इवन हमारे पास हमारी जुडिशरी है जहाँ पे जाके हम अपील कर सकते हैं और वो हमें जस्टिस दिलाएगा। तो थर्ड फीचर क्या हुआ, लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। और इसका फंक्शन क्या हो गया, तो द थर्ड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन सिटीजंस। लिमिटेशंस लगा रखी, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है कि भाई इक्वल है, हर एक राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम, हर कोई फ्री है, किसी तुम किसी के साथ फ्रीडम उसका नहीं छीन सकते हो, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, कोई भी चाहे तो प्रोटेस्ट कर सकता है पीसफुली, ये हमारे ये लिस्ट है, इसको कोई हमारे से नहीं छीन सकता। इस तरीके से हमारी लिमिटेशन लगाई गई है। दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट द गवर्नमेंट कैन नेवर ट्रेसपास देम। और ये फंडामेंटल हम इन्हें क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट आए, आज किसी की कल किसी और की, कोई भी इनको छेड़खानी करके ट्रेसपास नहीं कर सकता है। तो ये हो गया हमारा थर्ड फीचर। और फोर्थ फीचर है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, दैट एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। एस्पिरेशंस मतलब अब आप क्लास 11 में आए हो, तुम्हारी अलग अलग एस्पिरेशंस होंगी। तुमने अगर ह्यूमैनिटीज़ ऑप्ट करी है, कई बच्चों को यूपीएससी के लिए तैयारी करनी होगी, कई बच्चों को बीजेएमसी करना होगा, किसी को फैशन डिज़ाइनिंग, अलग अलग आपके एस्पिरेशंस है अपने को लेकर। ऐसे ही जब कंट्री में लोग रह रहे होते हैं तो उनके एस्पिरेशन मतलब क्या है, डिमांड, मांगे, सपने कुछ होते हैं जो हम चाहते हैं कि कंट्री हमारे को प्रोवाइड करे, ये सब बातें हमारी पूरी हों। और ये आपकी बुक में लिखा गया दैट 20th सेंचुरी की जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है उसका। क्या, लिविंग डॉक्यूमेंट, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन जो सबके एस्पिरेशंस फिल करने की कोशिश करती है। जैसे कि अगर हम साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन की आपकी बुक में बारे में बता रखा है, वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रेसिज्म था ब्लैक एंड वाइट्स के बीच में। साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड पढ़ा था ना हमने क्लास 10th में 9th में। तो इसी तरीके से साउथ अफ्रीका के लोग क्या चाहते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से, क्या एस्पायर करते कॉन्स्टिट्यूशन से, कि भाई डिस्क्रिमिनेशन ना हो ये कलर के बेसिस पे। ऐसे अगर हम इंडिया की बात करें, जब हमारे यहाँ पे अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती थी तो हमारी क्या एस्पिरेशंस थी, दैट फ्री ऑफ ये कास्ट सिस्टम हो जाए, कोई कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में ना हो। और हमारी क्या एस्पिरेशन है, दैट गवर्नमेंट गर्ल चाइल्ड एजुकेशन प्रोवाइड करे, गवर्नमेंट ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ी है तो उसके लिए कुछ करे। अब जैसे कोविड-19 इतना फैल रहा है तो वी एस्पायर फ्रॉम गवर्नमेंट ना, कि गवर्नमेंट अच्छे हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करे, गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हमें टेस्ट प्रोवाइड करे, गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर मिनिमम कॉस्ट पे हमारे को जो है इलाज प्रोवाइड करे। जब ऑक्सीजन नहीं थी तो वी वर डिमांडिंग ना दैट कुछ करो, सो दैट अभी ये कोविड-19 की सिचुएशन जब आई थी, आप लोग तो फेमिलियर हो इससे, तो वी डिमांडेड एंड एस्पायर्ड सो मेनी थिंग्स ऑफ गवर्नमेंट। तो फोर्थ फंक्शन क्या है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट कि गवर्नमेंट को कहती है दैट जो पीपल हैं उनकी एस्पिरेशंस को पूरा करो। और ये चीज़ हमारी प्रियम्बल में, हमारी फंडामेंटल राइट्स में, हमारे पास डीपीएसपी भी है, जिसके थ्रू डीपीएसपी क्या है आगे डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये एक सेट ऑफ रिटन आप कह सकते हो सेंटेंसेज है, रूल्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे तो हैं बट गवर्नमेंट की मर्जी है कि वो उसे फॉलो करे या ना करे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी बातें लिखी गई है जो कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वेस्ट करती है एक तरीके से आप कह सकते हो हर एक गवर्नमेंट से कि उन्हें वो बातों को फॉलो करना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और स्टेट पॉलिसी, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जो स्टेट को फॉलो करने चाहिए, और उसमें हमारी वेलफेयर की, स्टेट के एस्पिरेशंस की बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। तो डीपीएसपी, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, हर एक ना एक तरीके से यही कहते हैं दैट जो पीपल की एस्पिरेशंस है, जो हमारी एस्पिरेशंस है, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को और हमारी गवर्नमेंट को फुलफिल करनी चाहिए। ओके, तो हमारा फोर्थ फीचर या फोर्थ फंक्शन क्या हुआ, द फोर्थ फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एनेबल गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ अ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर अ जस्ट सोसाइटी। ठीक है, तो ये आपको फोर्थ फंक्शन है, डायरेक्ट ये आपको लर्न करना होगा। क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है, गवर्नमेंट को कहती है दैट सोसाइटी के एस्पिरेशंस को फुलफिल करो एंड क्रिएट अ जस्ट सिचुएशन फॉर अ सोसाइटी, और एक ऐसी जस्टिस वाली सोसाइटी जो है सिटीजन्स के लिए क्रिएट करो। डन। तो हमने चारों के चारों फीचर्स पढ़ लिया। पहला क्या था, मेकिंग ऑफ रूल्स। दूसरा क्या हुआ, रूल्स कौन बनाएगा, हमने ये देखा। फॉर डिसीजन मेकिंग पावर को डिसाइड करा। थर्ड क्या था, लिमिटेशंस, कि अगर डिसीजन मेकिंग पावर अगर गवर्नमेंट ही मिसयूज़ करने लगे तो वो लिमिट कैसे करेंगे। एंड फोर्थ क्या हो गया कि गवर्नमेंट की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी, जो जो लोगों की मांगे है उसे पूरी करने की कोशिश की जाए। ठीक है, अब देखो ओके गाइस, तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल। इस टॉपिक को समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो लेट्स मेक इट वेरी सिंपल एंड क्लियर। तो आप अपने स्कूल से लेते ही हम चलते हैं, जैसे हम स्कूल का एग्जाम्पल हर जगह में ले रहे हैं। तो जैसे कि हम किसी भी स्कूल में आप पढ़ते हो, मैं सबसे बेसिक स्कूल ले रही हूँ, केवी, केंद्रीय विद्यालय। ठीक है, जैसे कि हर स्टेट में ये स्कूल होता है, काफ़ी बच्चे केवी से पढ़ते होंगे। तो आप सपोज करो आप केवी में पढ़ते हो। ठीक है, तो जब आप केवी में पढ़ते हो तो आप केवी के सेट ऑफ नॉर्म्स को फॉलो करते होगे। ठीक है, जो कुछ भी आपके स्कूल में सिलेबस है आपको फॉलो करना है, जो टाइम है वो आपको फॉलो करना है, जो यूनिफॉर्म है आप वही पहन के जा सकते हो, आप किसी दूसरे स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के नहीं जा सकते हो। अगर बोला गया है कि इंग्लिश यूज़ करनी है तो इंग्लिश यूज़ करोगे, अगर बोला गया है हिंदी के पीरियड में हिंदी बोलनी है तो हिंदी बोलोगे। ठीक है, ऐसे ही रूल जो हैं हम अपने, सपोज करो हमारे स्कूल का नाम केवी है तो हम केवी के सारे रूल्स फॉलो करते हैं। एंड दिस
मेक्स अप दैट, बच्चे क्या बोलते हैं फिर, दैट वी आर केवियंस, ठीक है। दिस मेक्स अप आवर आइडेंटिटीज़। जो कुछ भी आपके स्कूल की जो आप कह सकते हो डायरी है या क्रॉनिकल है उसमें लिखा होगा, जो रूल बुक में लिखा है वही आपको फॉलो करना है और वही आपकी आइडेंटिटी बताती है। अगर कोई आपसे पूछता है आप कौन से स्कूल के, तो आप कहते हो आप केवी के हो, और वैसे बच्चे क्या कहते थे, वी आर केवियंस। सारे बच्चे मिलकर क्या कहेंगे, वी आर केवियंस। जितने भी बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते होंगे वो कहेंगे वी आर द केवियंस, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी इंडिया या किसी और कंट्री के साथ भी होता है। जब हम एक कंट्री में रह रहे हैं तो हम उस कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप इंडिया में रह रहे हो तो आप इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, और जो कुछ भी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो डेट मीन जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी आइडेंटिटी को इफेक्ट करता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है हम वही तो फॉलो कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है हमारे पास राइट टू फ्रीडम है तो हमें फ्रीडम मिला। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही ना होता राइट टू फ्रीडम है तो हम फ्रीडम से नहीं रह सकते थे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही ना होता कि राइट टू इक्वालिटी है तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता, हम तब भी कुछ नहीं कर सकते थे। इसीलिए जिस कंट्री में हम रह रहे हैं हम उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते हैं, और इसीलिए वो कंट्री की जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी आइडेंटिटी डिफाइन करती है, ठीक है। तो जब एक कंट्री की जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी जो आइडेंटिटी है वो डिफाइन करती है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं दैट दिस इज आवर फंडामेंटल आइडेंटिटी, द आइडेंटिटी विच इज़ गिवन टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, जो भी आइडेंटिटी हमें थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन मिलती है उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटी। अब दूसरी बात आती है हमारी कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो जैसे मैंने आपको बताया ना, जब आप लोग केवी में पढ़ रहे थे सारे के सारे बच्चे, सपोज कर लिया हमने वहीं के रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स और उसी की डायरी के रूल्स फॉलो कर रहे थे, तो आपकी कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या थी, दैट यू आर द केवियंस। अब सपोज करो आप सब कहाँ रह रहे हो, इंडिया में रह रहे हो। कहाँ रह रहे हो आप सब लोग इंडिया में रह रहे हो, ठीक है। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, है ना, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, और साथ ही के साथ इंडिया में जितने भी सेट ऑफ नॉर्म्स है उनको फॉलो कर रहे हो। तो तुम सबकी कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या हुई, मेरी तुम्हारी कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या हुई, दैट वी ऑल आर इंडियन एंड दिस इज द कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो आई होप अब इस एग्जाम्पल से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा दैट ये कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या होती है और जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है वो क्या होती है। ओके गाइस, तो हमारी कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या हुई, दैट वी ऑल आर इंडियन। जैसे कि आप क्लास 11 के बच्चे हो, अगर हम स्कूल का एग्जाम्पल छोड़े तो आपकी एक आइडेंटिटी ये भी है दैट यू आर क्लास 11 स्टूडेंट। आप क्लास 11 का सिलेबस पढ़ोगे, ह्यूमैनिटीज हो तो ह्यूमैनिटीज का सिलेबस पढ़ोगे। ऐसे ही हमारे पास फर्स्ट हमारी कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या है, इसको हम एक तरीके से फंडामेंटल आइडेंटिटी भी बोल देते हैं। वाई, बिकॉज हम इंडिया में रहकर इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। वट एवर इज रिटन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट अस इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, सो वी आर हैविंग अ फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑल्सो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं, हमारे पास ना बहुत सारी आइडेंटिटीज होती है प्रायर टू दिस। जैसे कि सबसे पहले अगर आपसे कोई आपका नाम पूछता है तो आप कहते हो मेरा नाम सिमरन है, आई लिव इन दिस सिटी, और आप कभी कभी ये भी बता देते हो मैं स्टेट का हूँ। जैसे गुजरात के लोग कहते हैं हम तो गुजराती हैं, पंजाब के लोग कहते हैं हम लोग पंजाबी है। बट जो कॉन्स्टिट्यूशन से हमें दो टाइप की आइडेंटिटीज होती है, एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी और एक मॉरल आइडेंटिटी। पॉलिटिकल आइडेंटिटी में फिर से वही आता है, देखो व्हेन वी आर एक्सेप्टिंग द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो हमें हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिल जाती है। अगर हम इंडिया में रहकर इंडियन की कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं तो हमें हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी मिलती है, दैट इज आवर पॉलिटिकल आइडेंटिटी, दैट वी ऑल आर इंडियन। क्या हम लोग इंडियन है, हमारे पास एक बेसिक राइट्स है, जैसे कि जब हम 18+ हो जाएंगे तो हमें राइट टू वोट मिलेगा, हमारे पास राइट टू इक्वालिटी, हमारे पास राइट टू फ्रीडम है। दिस इज आवर बेसिक पॉलिटिकल आइडेंटिटी। तो इंडिया में हम लोग किसी और टाइप की आइडेंटिटी को मान्यता नहीं देते हैं। अगर आप इंडिया में किसी को कह रहे हो आई एम हिंदू, आई एम मुस्लिम, आई एम दिस रिलीजन, मैं इस स्टेट का हूँ, मैं उस स्टेट का हूँ, किसी भी टाइप की जो आइडेंटिटी है उसको हमारा इंडिया मान्यता नहीं देता है। ओनली वन आइडेंटिटी इज देयर इन द इंडिया, दैट इज यू ऑल आर इंडियन। सिर्फ और सिर्फ अगर इंडियन सिटीजनशिप किसी को चाहिए तो हमारे पास सिर्फ एक ही आइडेंटिटी है, दैट वी ऑल आर इंडियन, और हम इंडिया में लिखी हुई जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके नॉर्म्स जो है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। दूसरी बात आती है मॉरल आइडेंटिटी की। जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है हमें मॉरल आइडेंटिटी भी प्रोवाइड करती है, दैट मीन्स व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग का डिफरेंस हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताती है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताती है क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये हमारी मॉरल आइडेंटिटी है। जैसे कि आप एक इंसान हो, मॉरली ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। तो इंडिया में रहकर इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए व्हाट आर द मॉरल थिंग्स दैट वी शुड डू एंड वी शुडंट। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है बट एक लिमिटेशन तक है। हमारे पास फ्रीडम तो है बट ऐसा नहीं है कि हम जाके किसी का मर्डर करके आ जाए और कोई हमें कुछ कहेगा ही नहीं, नो। तो मॉरल आइडेंटिटी वी ऑल आर हैविंग। मॉरल आइडेंटिटी मतलब व्हाट वी शुड डू, व्हाट वी शुडंट डू। एथिकली हमारे को इंडिया में चलना पड़ेगा। जैसे कि किसी और की प्राइवेसी को हम ट्रेसपास नहीं कर सकते हैं। और जैसे सबसे बेसिक एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया, फ्रीडम तो है हमारे पास राइट टू फ्रीडम है,
पर राइट टू फ्रीडम का मतलब क्या है कि आप किसी का मर्डर कर दो, किसी की प्रॉपर्टी में घुस जाओ या किसी के घर में घुस के तोड़फोड़ करने लगो, आप किसी के खिलाफ कुछ भी बोल दो सामने खड़े हो गए, नहीं, ये गलत चीज़ है। तो इसीलिए हमें मॉरल आइडेंटिटी दी है। सही और गलत का फ़र्क पहचानने के लिए हमें मॉरल आइडेंटिटी गिवन है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या सही है क्या गलत है गिवन है, अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो हमें उसकी पनिशमेंट भी मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे आइडेंटिटी वाला टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। आगे हमें बताया गया है कि आजकल मॉडर्न फॉर्म्स की जो गवर्नमेंट आ रही हैं, अलग अलग क्राइटेरिया डिसाइड करनी है आइडेंटिटी ऑफ सिटीजनशिप देने के लिए। अब अगर हम जर्मनी का एग्जाम्पल दे रखा है, जर्मनी में क्या है, अगर सिटीजनशिप एंड आइडेंटिटी अगर किसी को देनी है तो उसके लिए इन्होंने क्राइटेरिया सेट करा है। क्या कि आप एथनिकली जर्मन होनी चाहिए। एथनिकली जर्मन मतलब कि आप जर्मन में ही पैदा हुए हो, जर्मनी में ही पैदा हुए हो, जर्मन लैंग्वेज बोलते हो, और एथनिकली यानी कि शुरुआत से आपकी जो रूट्स हैं वो जर्मनी की ही हो। तो ये उन्होंने क्राइटेरिया रख रखा है जर्मन आइडेंटिटी देने का। बट अगर हम इंडिया की बात करें, हमारे यहाँ एथनिक आइडेंटिटी नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, दैट वी ऑल आर इंडियन। एथनिक आइडेंटिटी में रिलीजन भी आ जाता है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर किसी भी रिलीजन को, जैसे कि जब पार्टीशन हुआ था हमारा, तो उस समय पे देखा गया था कि कोई नेशनल रिलीजन बनाया जाए या नहीं, तो नहीं, हमने क्या करा था, सेक्युलरिज्म को फॉलो करा था। हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर एक रिलीजन सेम है। तो इसीलिए ही अगर आप किसी को अपनी आइडेंटिटी में एक्सप्लेन करो दैट यू आर हिंदू और मुस्लिम, तो वो इंडिया में मान्य नहीं है। इंडिया में वी ओनली हैविंग वन आइडेंटिटी, दैट इज वी ऑल आर इंडियन। ठीक है, जर्मनी से कंपैरिजन करके बता रखा है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड डज नॉट मेक एथनिक आइडेंटिटी अ क्राइटेरिया फॉर सिटीजनशिप। इंडिया में बॉर्न हुए हैं एंड वी आर लिविंग इन इंडिया, वी आर फॉलोइंग ऑल द नॉर्म्स और बेसिक सेट ऑफ रेगुलेशंस को हम फॉलो कर रहे हैं, तो हमें अपनी नेशनल पॉलिटिकल आइडेंटिटी एज ए इंडियन मिल जाती है। ठीक है, तो विद दिस हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन रियली। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बेसिकली इट इज अ कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, हाउ आवर कंट्री विल वर्क। ऊपर हमने फंक्शंस भी पढ़ लिए हैं और फीचर्स भी पढ़ लिए हैं, क्या एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी फुलफिल हो, लिमिटेशन हो गवर्नमेंट की पावर पे, कोऑर्डिनेट और अशोर्ड होकर कंट्री में लोग रहे, और क्या हो, डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है ये स्पेसिफाइड हो। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। तो हमारी कंट्री के पास एक प्रॉपर बुक है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बट देयर आर सर्टेन कंट्रीज, जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है यूनाइटेड किंगडम, इनके पास एक बुक नहीं है जिसको ये कॉन्स्टिट्यूशन कह सके। इनके पास सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, अलग अलग, जैसे आपके असाइनमेंट्स होते हैं हिंदी मैथ साइंस का, अलग अलग फाइल्स में आप करते हो, अलग अलग फाइल्स में इनकी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में रिटन रूल्स लिखे गए हैं। तो क्या अब हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह सकते? उनकी कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या बोलेंगे? उनकी कॉन्स्टिट्यूशन को भी हम कॉन्स्टिट्यूशन ही कहते हैं। तो इसलिए अब या तो आप अलग अलग पेपर्स पे लेके क्लस्टर्स में उसको चेंज कर दो, या आप एक ही बुक में लिख दो, कहा उसे कॉन्स्टिट्यूशन ही जाएगा। तो बेसिक डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन की अब क्या बनती है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट और अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट हैव रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस। और रूल्स और रेगुलेशंस और फंक्शंस एंड फीचर्स उसके हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन हमारी या तो एक डॉक्यूमेंट में हो या सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में हो, बात एक ही है। अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ तो लिया, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन इज अ, एक बेसिक डेफिनेशन क्या है, इज अ कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट दैट कॉम्प्राइजेज अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स। क्या लिखे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल्स लिखे होते हैं जिसके हिसाब से जो कंट्री है वो वर्क करती है। एंड इट स्पेसिफाई हाउ द स्टेट शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड और किसको क्या फॉलो करना है, एवरीथिंग इज रिटन। अब हमें बुक में एक और चीज़ बता रखी है दैट पूरे वर्ल्ड में ना कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूशंस भी हैं जो सिर्फ पेपर पे रह चुकी हैं। ठीक है, दे आर मेयरली एग्जिस्टिंग ऑन पार्चमेंट लिखा है। जैसे कि कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूशंस भी है जिनको फॉलो नहीं करा जाता, वो बस एक बुक में लिखा हुआ है रूल्स, बट कहीं पे मिलिट्री हो गया, कभी कुछ और हो गया, कोई और सीन हो गया। तो हमारे को कोई इमेजिन में कोई कंट्री है तो आप मुझे बता सकते हो जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है तो, बट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कुछ हो नहीं सकता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, मोड ऑफ प्रोमल्गेशन। इसमें हमें पढ़ना है दैट भाई हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई किसने। हमें अपनी कंट्री में सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही करना होता है, तो हम क्यों उस बुक को माने, ऐसा क्या लिखा है उसमें और किसके पास अथॉरिटी थी उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की, हु क्राफ्टेड इट। तो वो हमें तो पहला हमने अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरव्यू पढ़ लिया, दैट एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट या एक डॉक्यूमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मोड ऑफ प्रोमल्गेशन। इसका मतलब ये है दैट कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनी, हाउ इट कम इनटू बीइंग। जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है इसको किसने क्राफ्ट करा, हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ मच अथॉरिटी डिड दे हैव। यानी कि हम कैसे भरोसा कर ले जिन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है वो सही बनाई है, उनको किसने अथॉरिटी दी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। जैसे आपको पता है इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाई है, तो भाई उन्होंने क्यों बनाई, हम क्यों भरोसा करें कि उन्होंने हमारे लिए सही कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है या नहीं बनाई है, ये सब हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। देखो, कई कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होती तो है बट ऑन पेपर्स रह जाती है, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि कई कंट्रीज़ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो मिलिट्री लीडर्स बना देते हैं या फिर डिक्टेटर ने बना दी, तो वो सब कुछ अपनी मनमानी के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देते हैं। तो कई कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन ऑन पेपर्स डिफेक्ट और डेड ही रह जाती हैं और उनके हिसाब से कोई फॉलोइंग नहीं होती है। बट बेस्ट एग्जाम्पल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो कौन कौन सी कंट्रीज़ के हैं? 1 मार्क का क्वेश्चन। इंडिया, साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड स्टेट्स की जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ द वर्ल्ड। इंटायर वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया, साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड स्टेट्स की। अब ये इतनी बेहतरीन क्यों है? इन तीनों के पीछे एक सेम रीज़न है, क्या? कि ये नेशनल पॉपुलर स्ट्रगल के बाद बनी है। नेशनल पॉपुलर स्ट्रगल मतलब क्या है? जो हमने फ्रीडम मूवमेंट लॉन्च करे थे। इंडिया में क्या था भाई? ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे और हमने उनसे आज़ादी मांगी, आज़ादी के स्ट्रगल हुए, फ्रीडम मूवमेंट हुए, हमारे डिफरेंट लीडर्स आए। जैसे आपके लीडर्स कौन कौन? महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद जी, जवाहरलाल नेहरू जी, ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे। ठीक है, इन सबको हमने सपोर्ट किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, हम इन सब से क्या थे? हमारे पूर्वज जो नेशनल स्ट्रगल के टाइम पे थे, जिनके ऊपर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, तो क्या था? हम लोगों ने भरोसा रख रखा था गांधी जी पे, वल्लभ भाई पटेल जी पे और राजेंद्र प्रसाद जी पे, जवाहरलाल नेहरू जी पे, सो ऑन, इतने सारे लीडर्स थे। हमें उन पे भरोसा था कि ये हमें आज़ादी दिलाएंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ये पॉपुलर आज़ादी वाले स्ट्रगल के बाद बनी ना, वो बेस्ट थी। ऐसे ही साउथ अफ्रीका में भी क्या था? अपार्थाइड था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, ब्लैक और वाइट पीपल के बीच में फ़र्क होता था, बहुत ज़्यादा ब्लैक पीपल के साथ जो थी क्या होती थी? अत्याचार होती थी। तो वहाँ पे भी एक पॉपुलर स्ट्रगल चला था, नेल्सन मंडेला थे वहाँ पे पॉपुलर स्ट्रगल के लीडर। तो वहाँ पे भी स्ट्रगल के बाद क्या बनी थी? कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे यूनाइटेड स्टेट्स में भी पॉपुलर मूवमेंट के बाद क्या बनी थी? कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिस कंट्री में पॉपुलर मूवमेंट्स के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनी है ना, वो बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनी। अब तुम खुद सोच लो, जब आप महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जी और जो डिफरेंट लीडर्स पे जब हमने भरोसा करा कि ब्रिटिशर्स को भगा के हमें आज़ादी दिला सकते हैं, तो ऑब्वियसली वो हमें एक बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी बना के दे सकते हैं। तो अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि हाँ भाई, सही लोगों ने ही बनाई है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एंड हम इसे ट्रूली अबाइड कर सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाई तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में ऑलमोस्ट 2 साल लगे। 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक का टाइम लगा। और जैसे मैंने आपको बताया, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारी बनी तो उसको फुल लेजिटिमेसी दी गई एंड पीपल ट्रस्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन थी वो रेफरेंडम के थ्रू बनती थी। अब ये रेफरेंडम क्या है? रेफरेंडम आप आगे तक आप याद रखना, आप 11th में सीख रहे हो। तो रेफरेंडम एक ऐसा तरीका होता है जहाँ पे कोई डिसीजन कंट्री के हर एक इंसान जिसमें वोट डालता है उसके थ्रू लिया जाता है। जैसे कि ग्रीस में बहुत पहले ज़माने में रेफरेंडम के थ्रू काफ़ी डिसीजन लिए जाते थे। जैसे कि चलो यही डिसाइड करना है कि कंट्री का कोई मिनिस्टर कौन होगा, तो वो मिनिस्टर के कैंडिडेट्स के लिए 3-4 लोग खड़े होते थे और कंट्री में जितने भी लोग थे वो उस पर वोट डालेंगे। मैं ए को वोट दे रहा हूँ, मैं बी को वोट दे रहा हूँ। जैसे क्लास में मॉनिटर के इलेक्शन होते हैं ना, कि 3 लड़के खड़े होते हैं, 3 लड़के, और आपको उनमें से किसी एक कैंडिडेट को वोट देना होता है। 50 बच्चों में क्लास में या ज़्यादा हूँ, तो ये रेफरेंडम जो होता है ये छोटी पॉपुलेशन में तो पॉसिबल है कि 1000-2000 लोग वोट करके कोई एक नतीजा निकाल सकते हैं। बट अगर जब रेफरेंडम हो करोड़ों की पॉपुलेशन में, तो रेफरेंडम पॉसिबल नहीं है कि भाई अब कॉन्स्टिट्यूशन बनानी है, ये डिसाइड करना है कि राइट टू इक्वालिटी देना है कि नहीं देना है। तो हम इतने सारे लाखों करोड़ों की पॉपुलेशन से रेफरेंडम के थ्रू ये नहीं करवा सकते थे। और भी डिफरेंट जो हमारे लॉज बने हैं, आर्टिकल्स लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये रेफरेंडम के थ्रू पॉसिबल नहीं था क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंडम के थ्रू नहीं बनी, बट फिर भी लोग उसको अबाइड करते हैं बिकॉज वी ट्रस्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। जिन लोगों ने भारत छोड़ो अभियान निकाला और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया, जब उन लोगों ने ही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है, तो पीपल फुली ट्रस्टेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन। बिना रेफरेंडम के भी वी अबाइड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और ये लाइन पढ़ के आपको बुक में समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखो, सम कंट्रीज हैव सब्जेक्टेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन टू फुल फ्लेज रेफरेंडम। कईयों ने क्या करा? रेफरेंडम की पब्लिक वोट होगा, बट हमारे यहाँ पब्लिक वोट नहीं हुआ। तब भी जैसे आप देख सकते हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नेवर सब्जेक्टेड टू रेफरेंडम, बट स्टिल यहाँ देखो आप, कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट सब्जेक्टेड टू रेफरेंडम बट पीपल अडॉप्टेड इज एज देयर ओन। बट लोगों ने उसे अडॉप्ट करा, उसके हर एक प्रोविजन को फॉलो करा। तो यहाँ हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो था वो भी समझ में आ गया आपको पूरा का पूरा पॉइंट। मोड ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? मोड ऑफ अनाउंसमेंट आप एक तरीके से कह सकते हो दैट हमने क्यों माना अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को। तो पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सब्सटेंसिव प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन का हॉलमार्क यानी कि पहचान क्या है एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन की, कि जो लोग हैं, हर एक इंसान को कोई ना कोई रीजन मिल रहा है उसको फॉलो करने का। तो भाई कौन सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन होगी जिसको हर इंसान फॉलो करना चाहेगा? अब इसमें हमें अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा रखा है। सपोज करो कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन जो सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी रूल को सपोर्ट करती हो और माइनॉरिटी को सप्रेस करती हो, ये कहती हो कि कास्ट सिस्टम होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेट होना चाहिए, माइनॉरिटी के साथ अत्याचार होने चाहिए, तो क्या आप ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करोगे? नहीं, कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करेगा, इवन माइनॉरिटी तो नहीं करेगी। या फिर इसका अपोजिट एग्जांपल ले लो, अगर कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन हो जो सिर्फ कहे कि माइनॉरिटी को ही सारे राइट्स मिलने चाहिए बिकॉज उन्होंने पास्ट में सफर करा है और मेजॉरिटी के साथ अब अत्याचार होना चाहिए, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन ये सब बातें लेके, तो क्या आप उस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अबाइड करोगे? ओके, तो ना ही आप ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करोगे जहां मेजॉरिटी को सारी पावर मिल रही है, ना ही ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन को कोई फॉलो करेगा जहां सिर्फ माइनॉरिटी को पावर मिल रही है। हम ऐसी
कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे जहाँ पे सब कुछ इक्वल हो और जस्ट तरीके से हो। तो हॉलमार्क्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इक्वालिटी एंड फ्रीडम एंड जस्टिस। तो बेसिकली कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन को जो है फॉलो करा जाता है? जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे को इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस प्रोवाइड करती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को सब लोग फॉलो करना चाहते हैं। द मोर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ द पीपल, मोर लाइकली इट इज टू सक्सीड। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ बनना ही नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का सक्सेसफुल होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस वाले पॉइंट में हमने क्या पढ़ा सब्सटेंसेस प्रोविजन में, दैट हॉलमार्क क्या है किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूशन के? कॉन्स्टिट्यूशन का हॉलमार्क है फ्रीडम एंड इक्वालिटी। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन देखो परफेक्टली जस्टिस तो नहीं हो सकती है, बट स्टिल कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि सबको इक्वालिटी भी मिले और सबको जस्टिस भी मिले। अगर ऐसे काम करने लग गई कॉन्स्टिट्यूशन की मेजॉरिटी को सारे राइट्स दे दिए, या कभी माइनॉरिटी को सारे राइट्स दे दिए, या कभी एक किसी ग्रुप ऑफ पीपल को कह दिया कि भाई इनकी तो कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, या फिर किसी एक कास्ट कम्युनिटी सफ़र कर रही हो और रिचर सेक्शन को ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा हो, पुअर सेक्शन को नहीं मिल रहा हो, अगर ऐसे इंडिफरेंसेस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हो गए तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई अबाइड नहीं करेगा। और वहीं पे अगर कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी के साथ चलेगी और उसमें जस्टिस होगा तो हर कोई उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा। तो ये था हमारा सब्सटेंसेस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब अगर आपकी क्लास में मैम पूछेंगी व्हाट आर द सब्सटेंसेस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप क्या कहोगे? इक्वालिटी एंड फ्रीडम, ये दो हॉलमार्क है कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर ये है तो हर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, एंड इस पॉइंट का नाम है बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। तो देखो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि जितनी भी पावर है वो सिर्फ एक जो इंस्टीट्यूशन है उसके पास ना चले जाए, मोनोपोली पावर ना चले जाए एक इंस्टीट्यूशन के पास। जैसे किंग के पास सारी पावर आती थी तो किंग क्या करता था? करप्ट हो जाता था, इनजस्टिस करता था, ठीक है। तो इसी तरीके से करप्शन से बचाने के लिए, इनजस्ट रूल से बचाने के लिए जो सारी की सारी पावर है एक इंस्टीट्यूशन को नहीं दी गई। एंड हमारी कंट्री की जो पावर है वो 3 हॉरिजॉन्टल इंस्टीट्यूशन में डिवाइड कर दी गई। क्या है वो? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। बैलेंस एंड चेक का सिस्टम बनाया गया। बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन मतलब बैलेंस एंड चेक का सिस्टम बनाया गया। लेजिस्लेटिव जो है लॉस को बनाएगी, एग्जीक्यूटिव जो है उनको एग्जीक्यूट करवाएगी, और अगर कोई लॉ गलत बना है या एग्जीक्यूशन में कोई गड़बड़ आई है तो जुडिशरी उसको देखती है। या फिर अगर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में आपस में कोई मुद्दा हो गया, मतभेद हो गया, लड़ाई हो गई, तो जुडिशरी के पास जाके वो अपना जो आप कह सकते हो सॉर्ट आउट है वो करवा सकते हैं। तो पूरा एक चेक बैलेंसेस का है। लेजिस्लेटिव लॉज बनाएगी, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करवाएगी, और जुडिशरी जो है डिस्प्यूट्स जो अराइज होंगे उनको सॉल्व कराएगी। तो हमारे पास एक बैलेंस इंस्टीट्यूशन डिजाइन है, एंड देयरफॉर वी आर अबाइडिंग बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे बैलेंस इंस्टीट्यूशन डिजाइन का फर्स्ट फीचर क्या है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो एक हमारा हॉरिजॉन्टल जो सिस्टम है जिसके थ्रू जो हमारी बैलेंस ऑफ पावर होती है, एक इंस्टीट्यूशन के पास मोनोपोली ऑफ पावर नहीं है। और दूसरा इंस्टीट्यूशनल डिजाइन का बेसिक फीचर, जो बेस्ट फीचर होता है, वो होता है एबिलिटी टू अडॉप्ट चेंजेस। अब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसको एक लिविंग डॉक्यूमेंट माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट माना जाता है। अब ऐसा क्यों है? देखो कॉन्स्टिट्यूशन, एक लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होती है विच हैज़ द एबिलिटी टू अडैप्ट चेंजेस, यानी कि समय के साथ खुद को वो बदल पाए, वो रिजिड ना हो, उसमें अमेंडमेंट्स अवेलेबल हों। हम एक प्रोसीजर के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स कर सके, उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम कहेंगे कि दिस इज द बेस्ट वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी आप सोचो कि कितने अमेंडमेंट्स करे जाने चाहिए। जैसे हमें पता है इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम चाहें तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, बट एक लिमिट होनी चाहिए अमेंडमेंट्स करने की भी। ऐसा ना हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कोर जो फीचर्स हैं उन्हीं के साथ छेड़खानी शुरू कर दे और उनको अमेंड करना शुरू कर दे। तो एक बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होती है जो कभी भी अपनी कोर वैल्यूज को चेंज ना करे, बट जो समय के साथ चेंज लाने होते हैं वो जरूर लेकर आए। अब कोर वैल्यूज में बेसिकली अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो क्या आते हैं? हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, उन्हें नहीं छेड़ा जाना चाहिए। बाकी अगर कोई अमेंडमेंट होते हैं तो वो एक बेसिक प्रोसीजर के थ्रू जो है वो पॉसिबल हो जाते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। जैसे आपने डिजाइन का पहला फीचर क्या हो गया? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये पावर को बैलेंस करते चलता है। दूसरा क्या हो गया? ये राइट बैलेंस स्ट्राइक करता है बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, यानी कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो बेसिक कोर फीचर्स हैं, बेसिक कोर नॉर्म्स हैं, वो तो अथॉरिटेटिव रहते हैं, उनको कोई चेंज नहीं कर सकता है, बट बाकी जो सर्कमस्टेंसेस समय के साथ साथ जिन चीज़ों में बदलाव आने देना चाहिए उसमें ये बदलाव आने देता है। तो यही होता है एक राइट बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। और अगर इंडिया की बात करें तो देखो 2019 तक हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 103 अमेंडमेंट्स
हो चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कब बनी? 1949 में बनी थी ये, और आप देख सकते हो 103 अमेंडमेंट्स अभी तक हो चुके हैं। तो यानी कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट, एक जिंदा डॉक्यूमेंट है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन। जिंदा डॉक्यूमेंट क्यों है? ये समय के साथ साथ अपने आप को बदलती रहे, बट समय के साथ साथ इसने अपने आप को इतना भी नहीं बदला कि अपनी जो सर्टेन कोर वैल्यूज़ है, नॉर्म्स है और प्रोसीजर है उसको चेंज कर ले। नहीं, कोर वैल्यूज़ नॉर्म्स में आता है फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इनको चेंज नहीं करते हैं हम लोग, बट अगर कोई समय के साथ साथ कुछ नीड होती है चेंज करने की तो वो ज़रूर करते हैं। तो वी आर फ्लेक्सिबल एंड रिजिड एट द सेम टाइम। ओके, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं अब हम, जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब ये देखो यहाँ मैंने फोटो लगाई है हमारी पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। यहाँ देख रहे हो आप जवाहरलाल नेहरू जी खड़े हैं और ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, ठीक है। ये देख सकते हो आप, थोड़ी पिक्सल इसके अच्छे नहीं है बट स्टिल यू कैन सी हियर कितनी बड़ी असेंबली में बैठ के हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाई गई थी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया मेट फॉर द फर्स्ट टाइम टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1946। पहली फोटो है ये, जब पहली बार मिले थे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए। तो अब इसी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, हाउ वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेड। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाई थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। और ये असेंबली जो थी पार्टीशन से पहले ही इलेक्ट हो चुकी थी, यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया में ही इस असेंबली के लिए इलेक्शन कंडक्ट हो चुके थे, ठीक है। अब इस असेंबली जो थी इसके इलेक्शन इनडायरेक्ट हुए थे, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आप क्या कभी प्रेसिडेंट्स के लिए वोट डालते हो? आपने कभी अपने प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्ट वोट डाला है? अब प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए तो हम डायरेक्ट वोट डालते हैं, हम बीजेपी, कांग्रेस एंड सो जितनी पार्टीज खड़ी होती हैं हम उनको जाके वोट डालते हैं अपने फेवरेट रिप्रेजेंटेटिव को, जिनको हम चाहते हैं कि ये बने, हम उनको वोट डालते हैं। बट प्रेसिडेंट के लिए तो ऐसा नहीं होता है ना। एग्जैक्टली दिस हैपेंस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केस। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनानी थी उनके लिए भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस हेल्ड हुए थे बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कैबिनेट मिशन प्लान निकाला, उसके अंडर में जो था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे। अब क्या था ये कैबिनेट मिशन प्लान? अब आप कैबिनेट मिशन प्लान क्या था? तो देखो इंडिया में ना उस समय पे प्रोविंसेस होती थी और होती थी प्रिंसली स्टेट। प्रोविंसेस मतलब स्टेट, जैसे अभी यूपी है, बिहार है, ये स्टेट्स हो गई, और कुछ होती थी प्रिंसली स्टेट्स, यहाँ पे जहाँ पे राजा का रूल होता था। राजा का रूल भी था और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी रूल करती थी। तो प्रोविंसेस और जो प्रिंसली स्टेट्स थी वहाँ पे सीट्स बढ़ती हैं फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या होता है ये? 1:10 लाख का रेशियो रख दिया जाता है, यानी कि 10 लाख लोगों पे एक रिप्रेजेंटेटिव जो था वो चूज होने वाला था। और वो रिप्रेजेंटेटिव को भी चूज़ कौन करेगा? हमने नहीं करना था, जो इलेक्टेड लीडर्स थे उन्होंने चूज़ करना था। अब बात करी जाए अगर प्रिंसली स्टेट्स की, तो उनका भी यही था 10 लाख पे 1। और टोटल मेंबर्स कितने, जब इलेक्शन हो गए उसके बाद टोटल कितने मेंबर्स मिले थे हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए? आप 292 + 93 कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो टोटल इतने मेंबर्स थे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए या फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। अब द सीट्स इन ईच प्रोविंस, जितनी भी स्टेट्स थी वहाँ पे सीट इक्वली डिवाइड थी बिटवीन हिंदूज, मुस्लिम्स एंड सिख। हिंदू की जगह यहाँ जनरल लिखा है, यानी कि हिंदू और जितनी बाकी हमारी होती है हर एक को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला गया था। जो प्रोविंसेस हुई थी, यानी कि हर स्टेट में इलेक्शन हुआ, किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सीट के लिए। एक ही रिप्रेजेंटेटिव 10 लाख लोगों पे खड़े होने थे। तो भाई ये जो इलेक्शन हुए थे, जो प्रोविंसेस थी, स्टेट थी, वहां पे हुआ था प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। PR सिस्टम के ऊपर हुआ था। PR सिस्टम अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगी, तब समझ में आ जाएगा। और अगर बात करी जाए प्रिंसली स्टेट की, जहाँ पे राजा का रूल था, तो वहां पे उन लोगों ने कैसा अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए? तो वो थ्रू द कंसल्टेशन हुआ था। वहां पे कंसल्टेशन के थ्रू जो था वोट्स दे दिए गए थे। क्यों भाई? ध्यान से देखो, जो स्टेट होती है, आपके स्टेट के MPs और MLA होंगे ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, तो उस समय पे भी प्रोविंसेस के तो MLAs थे। जो प्रोविंस थी वहाँ पे तो MLA थे, क्योंकि प्रोविंसेस में इलेक्शन होते थे। बट जो हमारी प्रिंसली स्टेट थी वहाँ पे तो इलेक्शन होते ही नहीं थे, वहाँ पे तो राजा का रूल था। तो वहाँ पे कौन डालता वोट? तो इसलिए वहाँ कंसल्टेशन हुआ था और जितनी भी स्टेट्स थी वहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट हुआ था। PR सिस्टम के तहत उन लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उनको इलेक्ट करा। 92, 93 और 292 प्लस कर लो, पता चल जाएगा कितने मेंबर्स टोटल थे हमारे पास। अब देखो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेडी हो गई। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेडी हो चुकी है और सडनली क्या होता है? इंडिया का हो जाता है पार्टीशन। और पार्टीशन के बाद आधी से ज़्यादा ऐसी जगहें थी हमारी, वो पाकिस्तान वाले एरिया की, तो वहाँ वाले जो कैंडिडेट्स थे अब वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी बनाते। तो आफ्टर द पार्टीशन जो हमारे मेंबर्स थे वो रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे अगर हम पहले बात करें, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द असेंबली वॉज रिड्यूस टू 299। पहले कितने थे हमारे? 292 + 93। अब हो गए हमारे कम 299 मेंबर्स हमारे पास रह जाते हैं आफ्टर द पार्टीशन, क्योंकि आधे से ज़्यादा कुछ हमारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जो पाकिस्तान की साइड चले गए। तो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेकर्स कितने बचे हमारे पास? 299। तो अब
अब ये डेट एंड इवेंट्स आपको याद रखनी है। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड और 284 मेंबर्स एक्चुअली में प्रेजेंट थे 24 जनवरी 1950 को, जब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सिग्नेचर होने थे फाइनली पास के। ठीक है, तो कितना समय लगा आपने देख लिया है। 299 मेंबर्स 26 जनवरी के थे जब उसको अडॉप्ट करा गया, और जब फाइनली पास करा गया तब 284 मेंबर्स वहाँ पे उपस्थित थे, ये आप कह सकते हो। और जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आई, जिस दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ, इनफोर्स में आया, वो कौन सी डेट थी? 26 जनवरी 1950। और देखो, अब कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे हमारे, उनको समझ में आ गया था पार्टीशन के समय पे इतनी किलिंग्स हुई, इतनी एट्रोसिटीज़ हुई, इतने सारे लोग मरे, तो उन्हें समझ में आ गया था कभी भी अगर रिलीजन की बात आएगी तो क्या होगा? लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर समझ चुके थे कि हम रिलीजन जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में एंटर नहीं करेंगे, किसी भी एक रिलीजन को आप कह सकते हो महत्वता नहीं दी जाएगी। तभी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमें मॉरल आइडेंटिटी और पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिली है, कोई रिलीजियस आइडेंटिटी हमें नहीं मिली। हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी है वी ऑल आर इंडियंस एंड वी हैव आवर इंडियन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हमारे पास। और मॉरल आइडेंटिटी क्या है? हमारे सही गलत का हमें पहचान होनी चाहिए। ठीक है, बट हमारे पास कोई रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं है, ना ही इंडिया की सिटीजनशिप देने के लिए जो है रिलीजन को क्राइटेरिया दिया गया। जैसे कि कई ऐसी अरब कंट्रीज़ है, काफ़ी कंट्रीज़ है जहाँ पे मुस्लिम जो रिलीजन है उसको क्राइटेरिया बना दिया जाता है फॉर सिटीजनशिप, बट इंडिया में कोई भी रिलीजन को सिटीजनशिप का क्राइटेरिया नहीं बनाया गया। तो ये चीज़ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे उनको समझ में आया आफ्टर हमारा पार्टीशन की रिलीजन को हम बीच में नहीं लाने वाले हैं। अब आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में, कैसे बनी, कैबिनेट मिशन प्लान क्या था, और पार्टीशन के बाद कितने मेंबर्स हमारे पास रह गए थे। एंड जब उन मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई तो उन्होंने रिलीजन को सिटीजनशिप का क्राइटेरिया नहीं रखा, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री बनी। आफ्टर दिस हमें बताया गया है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है हमारी, ये बहुत रिप्रेजेंटेटिव थी, हर जो इंसान था उससे अबाइड करता था। रिप्रेजेंटेटिव कैसे थी? डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं हुए थे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू हमने इलेक्ट नहीं करा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर्स को, फिर भी जो असेंबली थी बहुत रिप्रेजेंटेटिव थी। क्यों? जैसे एग्जांपल्स गिवन है, शेड्यूल कास्ट के 28 मेंबर्स थे इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो शेड्यूल कास्ट को भी रिप्रेजेंटेशन मिल रहा था। और सेकंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें ज़्यादातर मेंबर्स किसके थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हमारी फर्स्ट पार्टी थी वो अपने आप में ये कितनी बड़ी अम्ब्रेला पार्टी थी। पहला रीजन तो हो गया शेड्यूल कास्ट को रिप्रेजेंटेटिव मिला था, दूसरा रीजन था रिप्रेजेंटेटिव होने का कांग्रेस पार्टी। उस जमाने में कांग्रेस बहुत अम्ब्रेला, बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेटिव पार्टी थी, हर एक जो कांग्रेस में जो था हर एक ग्रुप को अपना रिप्रेजेंटेशन मिल जाता था। तो कांग्रेस ही अपने आप में एक बहुत ब्रॉड पार्टी थी। तो कांग्रेस के लीडर्स जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने गए तो ये बोला गया दैट ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है इट इज़ वेरी रिप्रेजेंटेटिव। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। ओके, तो अब हमें पढ़ना है टॉपिक द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ को एग्जामिन करना, और हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी लॉज एंड आर्टिकल्स लिखे गए हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से एग्जामिन करके उन पर डिबेट्स एंड डिस्कशन करके ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, कोई भी अगर कोई डिसीजन लेना होता था तो उसके ऊपर क्या होती थी? आर्ग्यूमेंट्स होती थी, डिबेट्स होती थी। अगर किसी लीडर ने कहा मैं ये चाहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हो, तो सारे लीडर्स बैठ के उनकी बात सुनते थे, कोई काउंटर क्वेश्चन पूछते थे, सोफिस्टिकेटेड तरीके से हर एक मामले पर डिस्कशन होता था, लंबी चौड़ी डिबेट्स होती थी, और तब किसी चीज़ को डिसाइड करा जाता था। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि इंडिया सेंट्रलाइज हो या डिसेंट्रलाइज हो, यानी किसी सेंटर का रूल हो या स्टेट एंड सेंटर में डिसेंट्रलाइजेशन। पता है ना आपको, जैसे अभी हमारा क्या, स्टेट के लिए हमारे पास चीफ मिनिस्टर होते हैं एंड सेंटर पे हमारे पास प्राइम मिनिस्टर है, ये सिस्टम है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है, तो इसको डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। तो ये डिस्कशन करा गया, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, राइट टू प्रॉपर्टी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अलग अलग जो क्वेश्चन थे जो इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी थे, उनके ऊपर लंबे चौड़े डिबेट्स एंड डिस्कशन हुए इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बहुत ध्यान से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया, एक एक प्रोसीजर के ऊपर बहुत लंबी चौड़ी डिबेट होती थी। पर बस एक प्रोविजन था जिस पे ना तो कोई डिबेट हुई और सबने कहा हाँ भैया डन है कर दो। वो क्या था? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि हर एक इंसान को, ईच एंड एवरी एडल्ट मेंबर ऑफ इंडिया शुड हैव राइट टू वोट डिस्क्रीट देयर कास्ट, जेंडर, कलर। कोई किसी भी कास्ट को, किसी भी जेंडर को, कैसा भी दिखता हो, उसके पास राइट टू वोट होना चाहिए। ये है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, बिकॉज डेमोक्रेसी की मेन फाउंडेशन ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। तो सिर्फ यही एक ऐसा आप कह सकते हो मुद्दा था जिसको सबने कहा ऑल पास। उसके अलावा हर एक के ऊपर लंबे चौड़े डिबेट्स एंड डिस्कशन होते थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रू इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द फैक्ट दैट मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंगेज्ड इन व्हाट माइट बी कॉल्ड एज पब्लिक रीजन। पब्लिक रीजन मतलब जैसे कोई भी एक क्वेश्चन होता था, एक हमारे लीडर कोई क्वेश्चन लेकर आए हैं कि मैं चाहता हूँ ये होना
होना चाहिए, तो उस पर सामने वाले लीडर्स बैठ के उनकी बात को सुनते थे, अपने विचार प्रकट करते थे। और ये प्रोसेस में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत लंबा टाइम लग गया था बनने में। कई लोग तो क्रिटिसाइज़ करते थे, आप अब 12th क्लास में पढ़ोगे भी यहाँ पे भी कि जवाहरलाल नेहरू को स्नेल पे बिठा रखा है, उस स्नेल के ऊपर लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन। ये कार्टून बना था कि बहुत धीरे धीरे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी, बट सबर का काम अच्छा होता है, धीरे तो बनी थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, बट बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारी बनी थी। अब हम पढ़ेंगे प्रोसीजर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बेसिकली हमें कमेटीज़ बता रखी हैं, डिफरेंट कमेटीज़ थी जिन्होंने मिलकर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी। ये उनके कुछ कमेटीज़ के लीडर्स हैं, उनका नाम आपको याद नहीं करना है अभी कमेटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, बट देयर वर डिफरेंट कमेटीज। सो लेट्स सी द प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस प्रोसीजर से कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी। अब जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, इट हैड 8 मेजर कमेटीज़। कितनी कमेटीज़ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? 8 मेजर कमेटीज़ थी। कितनी? 8 मेजर कमेटीज़। 1 मार्कर है, याद रखना। बेसिकली ये जितनी भी कमेटीज़ थी इनको हेड करते थे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार पटेल और B.R. अम्बेडकर। इन कमेटीज़ के कौन थे? चेयरमैन थे, ठीक है। अब इन मेजर 8 कमेटीज़ के अलग अलग लीडर्स थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, B.R. अम्बेडकर। और ये जो लीडर्स थे ना, इनकी आपस में आप कह सकते हो ये एक दूसरे के क्रिटिक थे। ऐसा नहीं कि ये B.R. अम्बेडकर जी ने कोई बात बोली और आसानी से जवाहरलाल नेहरू और बाकी सब लीडर्स मान लेंगे, नो। काफ़ी डिबेट्स एंड डिस्कशन होते थे। इवन बुक में बता रखा है जो B.R. अम्बेडकर जी थे वो क्रिटिसाइज करते थे गांधी जी को भी और कांग्रेस को भी। क्यों? क्योंकि वो सोचते थे कि गांधी जी जो कांग्रेस है वो शेड्यूल कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए वर्क नहीं कर रहे हैं। इवन पटेल एंड नेहरू जो थे वो काफ़ी इशू पे एक दूसरे से डिसएग्री करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और जवाहरलाल नेहरू जी, काफ़ी इश्यूज होते थे। कोई डिसीजन है तो वो कहते थे नहीं ये नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं था कि बहुत आसानी से जो लीडर्स हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस जो था वो बन गई थी। तो काफ़ी लंबा समय लगा हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बनाने में। तो ऑलमोस्ट 166 डेज लगे थे। दैट मीन्स 2 साल 11 महीने लगे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की प्रक्रिया के अंदर। एंड जो इतना भी कुछ हुआ था हमारे डिबेट डिस्कशन, इट वॉज ओपन टू प्रेस एंड पब्लिक। यानी कि जो भी डिबेट एंड डिस्कशन होते थे वहाँ की उनकी रिकॉर्डिंग्स भी है हमारे पास, सब कुछ वॉज ओपन टू प्रेस एंड पब्लिक, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज रिप्रेजेंटेटिव थी एंड इस तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन थी जो वो बनी थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनल मूवमेंट। गाइस, तो अब हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, कैसे इलेक्ट हुई, कौन कौन लीडर्स थे, कमेटीज ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करा और कितना समय लगा उसमें। अब हमें पढ़ना है इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनल मूवमेंट। एक लाइन पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए इस टॉपिक में क्या है। देखो, इस टॉपिक में हमें ये बताया गया है दैट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी लिखा गया है वो हमने इनहेरिट करा है फ्रॉम द नेशनल मूवमेंट। यानी कि जब ब्रिटिशर्स हमारे पे राज कर रहे थे ना और हमारे पास हमारी सोवरेनिटी यानी कि आज़ादी नहीं थी, उस समय पर जो कुछ भी हमने मांगा, जो कुछ भी हम क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, जो कुछ भी उस समय पर ब्रिटिशर्स से हमने मांगा ना, भाई हमें ये दो, वी हैव राइट टू फ्रीडम, वी हैव राइट टू इक्वालिटी, वी हैव राइट टू वोट, जो कुछ भी हमने उस समय पे मांगा, उस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने सब कुछ इनहेरिट कहाँ से करा है? नेशनल मूवमेंट से, ठीक है। जो भी हमारी एस्पिरेशंस थी ना, हमारी मतलब जो जिस समय ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, जो भी इंडियन सिटीजन ने उस समय पे एस्पायर कर रहा, डिमांड्स थी, अलग अलग डिमांड्स के लिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया जवाहरलाल नेहरू जी ने 1946। ओके, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया इन 1946। यानी कि आप मान लो कि उन्होंने एक असाइनमेंट रेडी करा, उसमें जो कुछ भी इंडियन सिटीजन डिमांड करते थे उस सबको लिख दिया गया। इनको क्या बोला गया? रेजोल्यूशन। हर एक रेजोल्यूशन को उन्होंने उस असाइनमेंट में लिख दिया, जिसको बोला गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ 1946। जवाहरलाल नेहरू ने वो रेडी करा। उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इतनी सारी मीटिंग्स हुई, हर एक रेजोल्यूशन के ऊपर डिबेट हुआ और डिस्कशन हुआ एंड फिर उसको फाइनलाइज करा गया। तो देखो आप, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें सिर्फ कुछ रूल्स नहीं लिखे हुए हैं जैसे स्कूल की डायरी में रूल्स लिखे होते हैं, जो बस एक हम कह सकते हैं कि स्कूल के टीचर्स ने और जो अथॉरिटी ने बनाए हैं उसमें बच्चों की डिमांड तो फुलफिल नहीं होती है ना। तुम्हारी डिमांड्स तो बहुत अलग अलग होंगी, जैसे कि ये हो वो फुलफिल नहीं होती है। बट अगर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें वी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया की ही डिमांड्स फुलफिल हुई है। जो कुछ भी हमने एस्पायर करा, मांगे करी थी ब्रिटिशर्स से, जिस समय पे वो हमें रूल कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स तुम जाओ, हमें अपने आप को खुद चलाना है, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो हमें राइट टू वोट दे, राइट टू फ्रीडम दे, राइट टू इक्वालिटी दे, राइट टू एजुकेशन दे। जो कुछ भी हमने मांगा तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमें ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन बना के दी जो हमारे सारे प्रॉमिसेस को उन्होंने फुलफिल कर दिया। तो आप समझ सकते हो इनहेरिटेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट मतलब जो कुछ भी नेशनल मूवमेंट में डिमांड करा गया उसके लिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया जवाहरलाल नेहरू 1946 में। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की एक एक बात पे डिस्कशन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बस एक रूल्स का मेज नहीं है, मतलब कि एक पजल नहीं है जिसमें रूल्स भरे पड़े, इतनी बड़ी सी बुक नहीं। उसमें हमारी डिमांड्स लिखी हैं और वो ही फुलफिल करी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन
मेकर्स ने। तो अब आप यहाँ पढ़ो इस लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बेस्ड ऑन दिस रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन गिव इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशन टू फंडामेंटल कमिटमेंट्स, जैसे कि इस रेजोल्यूशन के बेसिस पे ही, हमारी मांगों के बेसिस पे ही इक्वालिटी मिली, लिबर्टी मिली, डेमोक्रेसी मिली, सोवरेनिटी मिली और हमें हमारी आइडेंटिटी मिली। दस आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेरली अ मेज ऑफ रूल्स, एक मेज़ नहीं है, यानी कि एक आप कह सकते हो कि भरा हुआ नहीं है ये रूल से, इधर उधर के ऐसे ही रूल्स नहीं भर दिए गए हैं इसमें, बट अ मॉरल कमिटमेंट है ये टू establish a government which fulfills the promises that national movement held before the people, यानी कि नेशनल मूवमेंट में जो कुछ भी लोगों ने डिमांड करा था वो सब फुलफिल कर दिया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तभी तो यूएसए की, इंडिया की और जो हमारे साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्या बोला जाता है, वर्ल्ड की बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस। अब पढ़ते हैं हम अपना एंड दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब पढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो अब आप यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी पढ़ सकते हो, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की लिस्ट बनाई थी ना 1946 की, उसमें जैसे कुछ ये थे, इंडिया को इंडिपेंडेंट, सॉवरेन और रिपब्लिक बना दिया जाए, है ना। हम इंडिपेंडेंट, सॉवरेन, रिपब्लिक। सॉवरेन मतलब क्या, आज़ादी, हम अपने डिसीजन खुद ले सके। जब ब्रिटिशर्स हमारे पे रूल कर रहे थे, हमारा डिसीजन ब्रिटिशर लेता था। अब यूएन में कोई असेंबली हो रही है, वोट डालना है, तो हमारी जगह ब्रिटिशर डालते थे, बट अब यूएन का वोट हम खुद डालते। एग्जाम्पल दे रही हूँ, हम आज़ाद हैं, हमारी मर्जी, हम अपने डिसीजन खुद लेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर लेंगे, हमारे प्रेसिडेंट लेंगे, ब्रिटिशर वाले नहीं लेंगे। सॉवरेन, रिपब्लिक एंड इंडिपेंडेंट, वो तीनों हैं हम। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में था और ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइन हुआ। इंडिया शैल, ये 3-4 पॉइंट आप रीड करना। और यहाँ देखो, माइनॉरिटी, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरिया, डिप्रेस एंड अदर क्लासेस शैल बी प्रोवाइडेड एडिक्वेट सेफगार्ड्स, यानी कि कुछ रिजर्वेशन एंड सेफगार्ड्स होने चाहिए माइनॉरिटी एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो दैट इज ऑल्सो गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। द लैंड, यहाँ ये दो आप देख सकते हो, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो बाकी भी आप रीड कर सकते हो, व्हाट वाज रिटन इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये जवाहरलाल नेहरू जी ने रेडी करा था, किन की डिमांड्स पे, जो नेशनल मूवमेंट में जो जो डिमांड्स होती है उसके बेसिस पे। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन हमारी फुली रिप्रेजेंटेटिव भी है और हमारी ही डिमांड्स को फुलफिल करती है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत समय लगाया और एक सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन हमें तैयार करके दिया। कौन सा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एक हॉरिजॉन्टल सिस्टम हमें रेडी करके दिया चेक एंड बैलेंसेस का, कि लेजिस्लेटिव लॉज बनाएगी, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करेगी और जुडिशरी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगी। ये सिस्टम इन्होंने बहुत बढ़िया हमारे को बना के दिया, ठीक है। अब सेकंड चीज़, जो बेस्ट चीज़ जो हमारी सूटेबल लगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, उन्होंने क्या बनाई, दैट इंडिया चलेगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे एंड फेडरल अरेंजमेंट। हमारे यहाँ कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज़ करा गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब वो होती है जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर है वो होते हैं हमारे कंट्री के हेड, ठीक है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कौन सी होती है, जिसमें प्रेसिडेंट हेड होते हैं। अब डिफरेंस में आपको आगे के चैप्टर्स में और डिटेल में पढ़ेंगे, बट आप यहाँ देख सकते हो यूएसए या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमारे बेसिक डिसीजन जो है सारे, जो हमारी कंट्री के एक्चुअल में हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड है, उनके जो असेंट है, सिग्नेचर्स है, उसके बाद ही कोई बिल पास होता है। बट अगर आप बात करो अभी अमेरिका की, तो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहाँ पे आप कह सकते हो एक्चुअल में हेड कौन है, प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। बट इंडिया के अंदर क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है और हमारे हेड कौन है कंट्री के, प्राइम मिनिस्टर हैं। आगे के चैप्टर्स में आप इनको और डिटेल में पढ़ेंगे, मैंने आपको ईजी लैंग्वेज में बताया। पार्लियामेंट्री सिस्टम में कौन होता है हेड, पार्लियामेंट के हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट होते हैं। हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है, नॉमिनल हेड है, या नॉमिनल मतलब वो नाम के हेड है, उनका जो सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं असेंट देने के लिए, उनके सिग्नेचर के बिना कोई बिल पास नहीं होता। बट एक्चुअली में डिसीजन मेकिंग पावर ज़्यादा किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास। तो इंडिया में क्या लगा, प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द फेडरल अरेंजमेंट। अब प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझ में आ गया क्या होती है, कि हमारे जो प्रेसिडेंट नहीं है हेड, प्राइम मिनिस्टर हमारे हेड होंगे, ठीक है। अब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, आपकी सेंटर लेवल पे भी एक हमारी गवर्नमेंट होनी चाहिए और स्टेट लेवल पे भी। ये होता है फेडरल सिस्टम, यानी कि पावर को डिवाइड कर देना। सारे डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेगी, जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनको भी पावर दे दी जाती है, वहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में से हमारे प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट में से चीफ मिनिस्टर। तो ये पावर का डिवीजन हो जाता है, इसको कहते हैं फेडरलिज्म। विद दिस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। अब हमें ये बताया गया है दैट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की काफ़ी सारी प्रोविजंस, यानी कि काफ़ी चीज़ें जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, दैट वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज।
अब लास्ट चीज़ है, देखो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ना कई बार बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्यों? बिकॉज काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमने दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी करी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे प्रोविजन ऐसे थे जो हमने दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी करे थे, बट वो हमने अपने भले के लिए कॉपी करे थे और डायरेक्ट कॉपी पेस्ट चीटिंग नहीं करी थी, थोड़े से उनमें चेंजेस लाके कुछ सेम टू सेम भी हमने अपनी वेल प्लान कॉन्स्टिट्यूशन बनाई। तो अब लास्ट एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है क्या क्या प्रोविजन हमने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करे थे। तो यहाँ पे बुक में गिवन है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से FPTP, फर्स्ट पास द पोस्ट, सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे इसको। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वही क्या कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड होंगे, प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होंगे। जैसे ब्रिटिश में क्या है, ब्रिटेन में क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ के हेड होते हैं और जो क्वीन है, क्वीन एलिजाबेथ है, वो नॉमिनल हेड है। अब इंडिया में क्या है, प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं और नॉमिनल हेड कौन है, हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में से हमने फंडामेंटल राइट्स एंड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी को लिया है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से क्वासी फेडरल सिस्टम, ये जो फेडरल सिस्टम है ना, सेंटर और स्टेट में पावर को डिवाइड कर देना, वो लिया है, एन आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर्स। और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी हमने 10th में भी पढ़ा, 9th में भी पढ़ा था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने क्या लिया, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने DPS भी लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें क्या होते हैं, जो भी गवर्नमेंट होती है उसके लिए कुछ रूल्स रखे गए होते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो उन्हें फॉलो करने चाहिए। उनकी मर्जी है करें या ना करें, बट रूल्स और एक बातें लिखी गई हैं तो वो फॉलो करें तो अच्छा है। तो दिस इज़, ये बलून से जो बने हुए हैं ना, ये चारों बलून आपको लर्न करने हैं और इसको मैंने पैराग्राफ फॉर्म में भी यहाँ पे दे दिया है। दिस विल आई विल गिव यू इन द नोट्स ऑल्सो, नोट्स में मैं आपको दे दूंगी। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये हमने लिया था, USA की कॉन्स्टिट्यूशन से दिस, तो ये मैं आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगी व्हेन आई गिव यू द PDF ऑफ दिस चैप्टर, और नोट्स और क्वेश्चन आंसर जब मैं आपको इस चैप्टर के दूंगी। तो विद दिस हमारा ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्लास 11 स्टूडेंट्स, एडेड टॉपिक इसमें क्या था, वो जो 2019 में नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं टोटल हुए हैं, वो इस टॉपिक ऐड हुआ था हमारे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के इस चैप्टर में, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। विद दिस चैप्टर फुली कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इको, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, कोई भी चैप्टर पढ़ना है 11th ह्यूमैनिटीज़ का, तो मेरे चैनल को चेक कर सकते हो। मैं सारा सिलेबस पढ़ाऊंगी एंड इवन इंग्लिश इज ऑल्सो देयर, ठीक है। इंग्लिश मेन सब्जेक्ट, इंग्लिश मैंने पढ़ा दिया है, क्लास 11th इंग्लिश इज देयर, सो यू कैन गो एंड स्टडी। कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम ID गिवन है नोट्स के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप अच्छे से चेक कर सकते हो। नोट्स गिवन है, प्लेलिस्ट गिवन है अलग अलग सब्जेक्ट्स की। एंड अब मैं जा रही हूँ। ऑल यू हैव टू डू इज टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने सारे क्लासमेट्स का शेयर करो। लेट्स मेक अ ह्यूमैनिटीज फैमिली, क्लास 11 स्टूडेंट्स। तो सारे 11th ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के साथ आप ये वीडियो को शेयर करो और मैं जल्दी से आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी। एंड हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इको, ज्योग्राफी सब पढ़ेंगे हम, बहुत मजे में पढ़ने वाले। ओके, सो बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट।